हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट। अच्छा, अब जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था डाइपोल के केस में। दो केस देखे थे हमने, कौन से? एक तो हमने कौन सा देखा था, एक्सिस में, ये जैसा कि डाइपोल दिख रहा है इसकी एक्सिस में यहाँ। और एक देखा था इक्वेटोरियल कंडीशन यहाँ पे, जिसमें जिससे ए से और बी से जो डिस्टेंस थी वो बराबर थी। अब ये आज बहुत इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो पिछले दो केस देखे थे ना, हम वो भी निकाल सकते हैं हम यहीं से। इसके दो केसेज के फॉर्म में हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और इसका फॉर्मूला जो है वो काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो समझते हैं हम इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, एक डाइपोल बना दिया। अब क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से समझना, क्या लिखा है? एनी पॉइंट, मतलब अब हम पॉइंट कहीं भी मान लें, हम डाइपोल के ऊपर नीचे इधर इधर कहीं भी मान सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, पी पॉइंट कहीं यहाँ इस साइड को। ठीक है, ओ से इस हम क्या लेते हैं हमेशा, डाइपोल के मिड पॉइंट से लेते हैं ना। मिड पॉइंट से डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं इसकी आर डिस्टेंस पे, कहीं यहाँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या मान लिया, पी पॉइंट, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब फिर उसके बाद क्या चाहिए हमें, ए से पी तक की डिस्टेंस और बी से पी तक की डिस्टेंस। ये तो हमारी क्या है, आर डिस्टेंस, इसको तो हम मानेंगे। और साथ में ए से पी तक की और बी से पी तक की कुछ डिस्टेंस हम एज्यूम करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से हो गए, तो जैसा कि यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, तो इसको मैं R1 एज्यूम कर लूंगा और इस डिस्टेंस को बी से पी तक की, इसको R2 एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो R है, ये क्या है, हमने जो पॉइंट भी माने, इसको कुछ एंगल भी कंसिडर करेंगे हम, थीटा एंगल पे मानते हुए चलेंगे। अब जो जो चीजें अभी हमने मेंशन करी है, इसको मैं फटाफट से यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, लिखने वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा, इसको भी ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अभी तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, या जब भी आप किसी बुक से पढ़ते हैं या कहीं से पढ़ते हैं, तो आप डायग्राम तो ठीक है, साथ में लिखने वाला पोर्शन आप उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उस पर ध्यान दोगे तो आप, अभी तो ठीक है फटाफट से समझ में आ जा रहा है, लेकिन जब बाद में आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है, रिवीजन के टाइम पे, तो आपको ये लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पे लिखा जाता है पोर्शन, ठीक है, उसके बारे में, तो उसको भी अच्छे से लिखना है। और मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने समझ के अपनी लैंग्वेज में अगर कुछ समझा है, तो वो आप भी समझ सकते हो उसी रिस्पेक्ट में। तो चलो फटाफट से मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, जो जो चीज़ें हमने करी है, फिर देखेंगे आगे किस तरीके से हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से सारी चीज़ें मेंशन कर ली हैं। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, यानी कि जो हमारा डाइपोल ए बी है, और उसके भी चार्जेस क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और 12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 12 होती है ना। इसको मैं यहाँ कहीं दूर लिख देता हूँ, क्योंकि जो हमारी मेथड है उसमें हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा आई लाइन को एक्स्ट्रा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो 12 होती है, और ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये एल डिस्टेंस होगी, ये एल डिस्टेंस होगी। अब इसको हम अभी थोड़ी देर में मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने क्या करा, ए से पी तक की और बी से पी तक की डिस्टेंस को R1 और R2 मान लिया। ठीक है, R1 और R2 हमने एज्यूम करे तो ये आंसर का पार्ट नहीं होंगे, और जो R और थीटा है ये हमारे आंसर का पार्ट होंगे। ठीक है, तो अब इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली मेथड है, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखी है, और एक दूसरी मेथड है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब दोनों मेथड ऐसी हैं कि मैथ्स वालों को तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा, लेकिन बायो वालों को दिक्कत होगी, तो मैं ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको, चाहे आप बायो मैथ्स वालों, आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो समझते हैं अब करना क्या है, इसके बाद उसको समझते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज है। अब सबसे पहले तो जो ये आपका R1 और R2 है, जो ये दिख रहे हैं ना, इनको ध्यान से देखना। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। जो ये R2 है, ये R से कुछ छोटा है, और जो R1 है, R से कुछ बड़ी डिस्टेंस है। आप देखोगे ये क्या है, अगर इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे एज्यूम करो तिरछा, तो जो R है, R से R2 क्या है, छोटा है, और R1 क्या है, बड़ा है। इसको मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, उसके हिसाब से हम काम करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, R1 ग्रेटर देन R एंड R ग्रेटर देन R2।
अब इस r को r1 के बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको थोड़ा सा नीचे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और r2 को r के बराबर बनाने के लिए r में से कुछ पार्ट मुझे हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो r1 को r बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक छोटा सा एक इधर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पहुंच के क्या हो जाएगा, ये r और r1 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको ए ओ, इसको कुछ पॉइंट बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं ओ बोला है तो इसको पी बोला है ऊपर, तो इसको क्यू बोल देते हैं। ठीक है, ओ क्यू डिस्टेंस होगी। ऐसे ही R2 को R बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तभी जाके क्या बनेगा, ये R2 के बराबर होगा। तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से एक डिस्टेंस ले ली। अभी ओ क्यू हो गया, तो इसको बोल देता हूँ पी क्यू। अब आर आर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो पी क्यू एस बोल देता हूँ इसको। ये जो हमारा पॉइंट एस, ये हमारा पॉइंट क्यू, और ये बीच में हमारा पॉइंट ओ तो है ही। ठीक है, अब देखिए मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो यहाँ पे क्या बन गया, 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पे भी क्या बन गया, हमारा एक 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, अब देखिए इन्हीं की हेल्प से हमें क्या करना है, चीजें निकालनी है। अब इसमें एक चीज, क्या, ये अगर 12 डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस एल, और ये डिस्टेंस भी एल होगी। मतलब ओ बी की डिस्टेंस और ए ओ की डिस्टेंस क्या होगी, एल और एल होगी। ठीक है, अब जो हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ली तो अपनी तरफ से ले रखी है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगी। मतलब इस ओ क्यू को भी हमें एल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या थीटा की फॉर्म में। ऐसे ही इस ओ एस को भी हमें इसकी फॉर्म में, एल या थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सीखा था। तो ए और बी के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड के नो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीखा है, तो ऑब्वियसली बात है। अभी तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सीखा था। हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किस तरीके से निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या होता है फॉर्मूला, v इक्वस टू क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। अब ए के लिए, बी के लिए, ठीक है, जैसा कि हमने लिखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसी तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ड्यू टू ए की वजह से या प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होता है, क्या देखना होता है हमें, चार्ज देखना है और उससे डिस्टेंस देखनी है। अब इसमें एक चीज और भी है, इस 1/4πε0 को हम के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 1/4πε0 इसलिए लिख रहा हूँ बार बार, ताकि आपको इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल में 1/4πε0 की वैल्यू भी रखनी पड़ती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, मैं बीच बीच में कभी कभी बताते रहता हूँ, कभी कभी बोलते रहता हूँ। इसको के क्यू अपॉन आर भी लिख सकते हैं, वो दिखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इस वैल्यू को याद रखने के लिए, ठीक है, कभी कभी इसमें भी गड़बड़ कर लेते हैं बच्चे, तो इस वजह से मैं 1/4πε0 वाले फॉर्म में ही लिखना प्रेफर करता हूँ। तो ड्यू टू ए की वजह से जो पोटेंशियल आना है पी पे, ए की वजह से पोटेंशियल पी पे कितना आना है, इसको वी ए बोल देते हैं। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन R1। ठीक है, ऐसे ही ड्यू टू बी, ड्यू टू बी ड्यू टू बी वी भी बोल देते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन R2। ठीक है, बी से हमने क्या लिखी है, R2 डिस्टेंस ले रखी है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, R2 डिस्टेंस ले रखी है। अच्छा, अब ये क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ क्या होगा, इसमें हमारा डायरेक्शन तो होती नहीं, तो हमें साइन भी लेते हुए चलना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया, साइन के साथ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इतना समझ आया। अब देखिए, अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों का सम, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा, वी ए प्लस वी बी। ठीक है, वी ए प्लस वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन R1 माइनस, अब माइनस साइन है तो एक्चुअल में प्लस है बीच में, लेकिन यहाँ क्या था, माइनस था, तो मैंने माइनस साइन लेते हुए चल दिया, क्यू अपॉन R2। अब इसमें क्या मिल रहा है हमें, क्यू और 4πε0 कॉमन है, तो क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन आ गया, और हमारा आंसर आ गया। नहीं, अभी हमारा आंसर नहीं आया, R1 और R2 हमारे आंसर का पार्ट नहीं होंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा R या L की फॉर्म में या थीटा की फॉर्म में। ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वही कन्वर्जन सीखते हैं कि किस तरीके से हम चीजें लेते हुए चलेंगे।
और R1 और R2 की वैल्यू हम किस तरीके से काउंट करेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ कुछ इक्वेशन ए बोल देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम किस तरीके से जो हमने एक्स्ट्रा जो लाइनें बनाई हैं उनका क्या काम है और हमें उससे क्या मिलने वाला है, तो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए ये एंगल है थीटा। अब ये देखिए इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये तो थीटा एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये जो मैंने एंगल अब बन गया है, ये देखिए ये कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये आपने पढ़ा है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, 9th 10th क्लास में, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट अगर ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा जैसा ही होगा, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा ये थीटा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, R1 और R2 को R के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, यही तो था हमारा काम। अब हमने जो R1 R2 है वो ले रखे हैं तो उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से करेंगे। जो R1 है, R1 की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ इस साइड कहीं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ कहीं स्पेस लेके, ताकि समझने में इजी हो जाए। तो देखिए जो R1 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, OP प्लस OQ। R से बड़ा है ना, कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस लिए तभी तो जाके होगा OP प्लस OQ। R1 इक्वल टू क्या होगा, OP प्लस OQ। OP की वैल्यू तो पता है हमें, OP की वैल्यू तो R है। अब OQ कितना होगा, ये वाला, ये OQ कितना होगा, ठीक है। इस OQ को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास एप्लीकेशन की हेल्प लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन की हेल्प किस तरीके से लेंगे तो वो समझते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा, चलो मैं एक थोड़ा सा पेज लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए जो हमारा OQ किस तरीके से निकलेगा, इस वाले डायग्राम को हम बना के समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखिए AOQ बनाना है हमें, AOQ ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A पॉइंट हो गया, ये Q हो गया, ये O हो गया, ठीक है, दिख रहा, AQO बना दिया हमने। ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये क्या है, थीटा एंगल है। अब हमें क्या चाहिए, OQ की वैल्यू चाहिए, OP तो पता है, OP की वैल्यू तो हमें R पता है, ठीक है। OP की वैल्यू जैसा कि हमें क्या पता है, ये OP की वैल्यू तो पता है, ठीक है, हमें R पता है, OQ की वैल्यू पता नहीं थी, उसी के लिए क्या करा हमने, ये राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प ली। अब देखिए जो AO है, AO डिस्टेंस कितनी है, L, AO की वैल्यू भी पता है हमें, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। अब हमें क्या क्या चीजें पता है, अब ध्यान से देखिए, एंगल के बारे में पता है, ये डिस्टेंस के बारे में पता है, और हमें क्या चाहिए, इस बेस के बारे में पता करना है, इस बेस के बारे में। ये क्या है, बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। हमें क्या चाहिए, बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन चाहिए। बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन किसका होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हमें बेस की वैल्यू चाहिए, बेस की वैल्यू चाहिए यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, बेस कितना है, QO या OQ, इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, OQ अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, AO, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, OQ इक्वल टू कितना मिल जाएगा, AO इंटू कॉस थीटा। और AO की वैल्यू क्या है, AO की वैल्यू जैसा कि हमें दिख रही है L, तो OQ की वैल्यू क्या मिल गई, L cos थीटा, ठीक है। OQ की वैल्यू मिल गई, ऐसे ही हमें OS की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो OQ की वैल्यू मिल गई तो हम R1 की वैल्यू लिख सकते हैं, R1 क्या है, OP प्लस OQ, तो फटाफट से लिख देते हैं, R1 इक्वल टू क्या है, OP प्लस OQ। तो OP की वैल्यू तो है R, और OQ की वैल्यू अभी हमने देखी क्या है, L cos थीटा। OQ की वैल्यू क्या है, L cos थीटा। तो यहाँ से हमें R1 की वैल्यू मिल गई R और L के टर्म्स में, ये हमारे आंसर का पार्ट है, ठीक है। इनकी वैल्यू उठा के हम फिर पुट कर देंगे। अब ऐसे ही R2, अब ऐसे R2 को देखना, ये तो R1 का काम हो गया। अब देखिए R2 क्या है, R से कुछ छोटा है, तो ये यहाँ से O से P तक की डिस्टेंस R हो गई। इसमें से अगर मैं OS को हटा दूं तो ये R किसके बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि R2 इक्वल टू क्या है, OP माइनस OS। R2 इक्वल टू क्या है, ये OP में से अगर मैं OS वाला पार्ट हटा दूं तो ये R2
क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब OS की वैल्यू भी चाहिए। OP की तो पता है, OP तो R है, OS की वैल्यू ये जो हमने एक्स्ट्रा ली है, ठीक है, इसके लिए भी हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन की हेल्प लेंगे। अब हमें कौन से ट्रायंगल की जरूरत है, SOB। SOB ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक है। SOB को बनाता हूं मैं, देखिए इसको इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एस पे क्या है, राइट एंगल है S, एक साइड O, एक साइड है B, SOB। अब देखिए ये है तो ऐसा एक्चुअल में इस तरीके से, तो मैंने इसको थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश की ताकि आपको समझने में इजी हो। और ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल के सामने कौन सी है, BS। तो थीटा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पे है, SOB पे है, तो थीटा एंगल हमारा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से थीटा एंगल। ठीक, अब थीटा एंगल इस तरीके से हमें क्या चाहिए, OS की वैल्यू। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। हमें किसकी चाहिए वैल्यू, OS की वैल्यू चाहिए। और OB की वैल्यू, OB की वैल्यू हमें पता है, OB की वैल्यू कितनी है, L। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करता हूँ जिस तरीके से ये बना है। ये हमारा एंगल थीटा हो गया, थीटा एंगल पे O, और थीटा के सामने ये B, ये S। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हमें OB की वैल्यू पता है, OB कितना है, L, और हमें OS की वैल्यू चाहिए, यानी कि बेस की वैल्यू चाहिए। और ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, OS इक्वल्स टू, यानी कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, OS अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, OB। तो यहाँ से तो OS इक्वल्स टू क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई OB cos थीटा। तो OB की वैल्यू कितनी है, L, और cos थीटा तो cos थीटा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, OS की वैल्यू भी मिल गई, यानी कि L cos थीटा। तो अब हम क्या रख सकते हैं, यहाँ R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो R2 कितना है, OP माइनस OS। ठीक है, OP की वैल्यू तो R है, और OS की वैल्यू अभी हमने देखी है क्या है, L cos थीटा, यानी कि R माइनस L cos थीटा। अब हमने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंसेज मानी थी उनका काम हो गया है R1 और R2 की फॉर्म में। अब फटाफट से हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए R1 और R2 की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है, अभी हमने निकाली है। ठीक, तो इसको अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4πε0, और R1 की जगह क्या रख देंगे, R प्लस L cos थीटा, 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ आप किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आना है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4πε0। अब देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ इसमें एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, R प्लस L cos थीटा इंटू R माइनस L cos थीटा। ठीक है, ये एलसीएम आ गया, तो ऊपर कितना आएगा, R प्लस L cos थीटा तो यहाँ है, लेकिन R माइनस L cos थीटा यहाँ नहीं है, तो R माइनस L cos थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई, और माइनस R प्लस L cos थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इसके बाद अब देखिए, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन 4πε0। अब इसको फटाफट से ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, R माइनस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप की चीज होगी, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए R से माइनस R कैंसिल, तो क्या बचा अंदर, सिर्फ माइनस L cos थीटा। तो क्या मिलेगा, Q अपॉन 4πε0 माइनस 12 cos थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करे, तो उसको भी लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मिल गया, अब देखिए q इंटू 12। ठीक है, q इंटू 12 कुछ होता है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से q को अंदर ले जाता हूँ, तो 1 अपॉन 4πε0 अंदर कितना मिलेगा, q इंटू 12, और मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, साथ में क्या है cos थीटा, और अपॉन में क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब Q इंटू टू एल क्या होता है? Q इंटू टू एल एक क्वांटिटी होती है क्या? P। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और सिंस P इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू टू एल, ये तो हम जानते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? ये निकल गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। ये क्यों होता है? ये मैंने बताया था और दोबारा से आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये क्या होंगे? डाइपोल के अंदर की डिस्टेंस है L और R क्या है? डाइपोल के बाहर की डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है वो काफी ज्यादा होगी इंटरनल डिस्टेंसेस। तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो यहां से क्या मिल जाए? R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं? L को 0 मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें V की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस 1/4πε0 P cos theta upon R square, which is required formula for electric field, electric potential at any point due to an electric dipole, ठीक है। ये आ गया। अब यहीं से हम एक्सेल और नॉन एक्सेल वाला केस देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं क्या करूं? थीटा की वैल्यू 0 कर दूं, केस वन इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा? देखिए, थीटा एंगल अगर 0 हो जाएगा तो हमारा जो पॉइंट है P पॉइंट कहाँ जाएगा? इसकी एक्सिस पे आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या बन जाएगा? थीटा इक्वल्स टू 0 पे एक्सेल वाली कंडीशन बन जाएगी। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। और यहां से v इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 1/4πε0 P cos थीटा की जगह 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, P अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था? एक्सियल कंडीशन वाला केस, ठीक है। तो यहां से हमने एक्सेल कंडीशन भी निकाल दी। अगर अब सेकंड केस, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं। अब थीटा की वैल्यू कितनी रखते हैं? अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं हम कितनी? 90, केस 2। तो यहां से हमने एक्सेल कंडीशन निकाल ली। अब ऐसे इक्वेटोरियल वाली कंडीशन देखते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे क्या होगा? देखिए, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो ये थीटा, ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा तो कहाँ? यहाँ कहीं आएगा ना। तो यही तो क्या आती थी हमारी? इक्वेटोरियल वाली कंडीशन आती थी। तो मतलब हम इक्वेटोरियल वाले भी यहीं से निकाल सकते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। और v इक्वल्स टू क्या है? 1/4πε0 p इंटू जीरो, p इंटू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? v इक्वल्स टू 0। और ये वाला केस क्या होता है हमारा? इक्वेटोरियल कंडीशन वाला, या जो जनरली हम नॉन एक्सियल कंडीशन देखते हैं, ठीक है। और इसमें माइनस साइन से कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। माइनस साइन क्योंकि मैंने प्लस क्यू चार्ज इस साइड लिया था, लेफ्ट में लिया था, तो इसलिए माइनस क्यू आ गया। अगर राइट में लेता तो प्लस क्यू में आ जाता, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन जस्ट पोटेंशियल के बारे में बताता है, ठीक है। वो कैसा निगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया? ये वाला केस कौन सा? एट जनरल पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से हम एक्सेल कंडीशन भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल कंडीशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में एक्सेल और इक्वेटोरियल निकालना है और आप जनरल निकाल के दो ऐसे केस मेंशन कर दो तो भी सही है, या मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको समझाया एक्सेल कंडीशन और इक्वेटोरियल कंडीशन वैसे करो तो भी सही है, ठीक है। अब बाकी चीजें देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।